नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए महाआरती की। आज पटना के भद्र घाट पर भव्य नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत नदी घाटों पर भव्य महाआरती की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की गई। भद्र घाट पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों की भीड़ भी बड़ी संख्या में दिखी। बूंदाबांदी के बावजूद लोग महाआरती देखने के लिए डटे रहे। पूरी खबर देखिए, उसके बाद महाआरती के मायने समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर सेवा और समर्पण कार्यक्रम चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में पटना के भद्र घाट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए, कितनी बेहद और खूबसूरत तस्वीर है भद्र घाट की, और यह बरबसी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। अलौकिक अनुभूति हो रही है यहाँ पर फिलहाल। और निश्चित तौर पर इस आयोजन में सामान्य लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, उनकी भी काफी भागीदारी है। और इसके अलावा हम जिस जहाज पर खड़े हैं, जिस स्टीमर पर खड़े हैं, उस स्टीमर पर तमाम बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी लोग इस वक्त तस्वीरों में तालियां जो है वो बजाते दिख रहे होंगे आपको। नमामि गंगे भाजपा की तरफ से यह आयोजन किया गया है और देखिए किस कदर जो पुरोहित है लगातार गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन की जो एक गरिमा है। वैसे तो राजधानी पटना में गांधी घाट पर हर शनिवार और रविवार को गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है और उससे हटकर यह आयोजन निश्चित तौर पर हमें सुकून और शांति की अनुभूति दे रहा है। और इस भद्र घाट पर इस बारिश के मौसम में भी अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन लोग लगातार साक्षी बने हुए हैं और न्यूज़ 18 भी इस आयोजन की में मौजूद है और साक्षी बना हुआ है। और फिलहाल यह तस्वीर जो है यह इस बात की महत्ता को साबित करता है कि माँ गंगा जो है वह हमारे लिए कितना महत्व रखती है और गंगा के प्रति हमारा भी दायित्व है। गंगा मैया अगर हमें अपनी गोद में रखती हैं, पालती हैं, पोसती हैं और तमाम हमें अपनी देख रेख में रखती है, तो हमारा भी कर्तव्य, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें, साफ रखें और उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 भद्र घाट, पटना। चलिए अब खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती आई है। इस बार बीजेपी 20 दिनों का कार्यक्रम चला रही है। आज बिहार के 20 जिलों में महाआरती का आयोजन किया गया और वजह यह है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में उतरे हुए 20 साल हो गए हैं और 17 सितंबर से शुरू सेवा समर्पण अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसलिए सीएम और प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर नरेंद्र मोदी को संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और अब बात है दुबई में वर्ल्ड एक्सपो के आगाज की। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को दुबई एक्सपो के जरिए दुनिया को दिखाएंगे। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। इस एक्सपो में भारत की ओर से पीयूष गोयल और बाबा रामदेव शिरकत कर रहे हैं। दुबई एक्सपो में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के प्रोडक्ट्स के साथ नई तकनीक और इनोवेशन का अद्भुत संगम है। यहाँ 190 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए हैं और सभी के अलग अलग पवेलियन हैं। हर देश का पवेलियन अपनी बढ़ती ताकत और क्षमता से दुनिया को रूबरू कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। वैसे दुबई एक्सपो 2020 में शेड्यूल था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। अब ये 2021 में हो रहा है, लेकिन इसे नाम दुबई एक्सपो 2020 का ही दिया गया है। This is a historic expo. It is the first one to be held in the Middle East, Africa, and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. Friends, the theme of India's pavilion is openness,
opportunity and growth. Today's India is one of the most open countries in the world. Open to learning, open to perspectives, open to innovation, open to investment. That is why I invite you to come and invest in our nation. Today, India is a land of opportunities. Be it in the field of arts or commerce, industry or academia, there is opportunity to discover, opportunity to partner, opportunity to progress. Come to India and explore these opportunities. India also offers you maximum growth. Growth in scale, growth in ambition, growth in results. खबर तो समझिए कि क्यों खास है दुबई एक्सपो 2020। ओलंपिक के बाद दुबई एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और दुबई एक्सपो 182 दिनों तक चलेगा और इस एक्सपो में 192 देश हिस्सा ले रहे हैं। दुबई एक्सपो में सबसे बड़ा आकर्षण हिंदुस्तान का पवेलियन है, जिससे पूरी दुनिया भारत का दम देखेगी और भारत की ओर से रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियां के साथ साथ सैकड़ों बिजनेस ग्रुप इसमें भाग ले रहे हैं। एक्सपो में भारतीय पवेलियन 11 अलग अलग थीम पर तैयारी किए गए हैं, जो भारत की ताकत और यहां निवेश की संभावनाओं को दिखाते हैं। इंडियन पवेलियन के जरिए स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया में निवेश की संभावनाएं बताई गई हैं। मतलब एक्सपो का सीधा फायदा निवेश है और निवेश को तो भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ेगी, कंपनियों का दायरा बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पवेलियन की झलक देखने का दुनिया से आग्रह किया। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कल गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता पीढ़ी पर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है और सफाई मित्र इसके महानायक। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन के अलावा पीएम मोदी ने अमृत मिशन के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। अमृत मिशन का मकसद देश में सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया और इन अभियानों के अगले चरण को बाबा साहेब के सपने को पूरा करने की दिशा में अहम करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब इस खबर को समझिए। इस योजना का मकसद शहरों की सफाई और जल संरक्षण है। शहरों को कचरा मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया। शहरों में बड़ी आबादी रहती है और लिहाजा शहरों की सफाई बेहद जरूरी है।
इससे भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियां खत्म होगी। 10.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी और पटना देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। गया और मुजफ्फरपुर समेत कई शहर हैं जहां की प्रदूषण ज्यादा है। ऐसे में स्वच्छता मिशन का दूसरा चरण लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कल बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रहा है और इस बार वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है वो बड़ा तय किया गया है। इस बार क्या है टारगेट और उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो अक्टूबर को फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा बिहार। ये तस्वीर 14 दिन पहले की है, जब बिहार ने वैक्सीनेशन के लिए मेगा अभियान चलाया और नया कीर्तिमान बनाया। 17 सितंबर को पूरे देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए गए, जिसमें अकेले बिहार में 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एक बार फिर बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है। मौका होगा गांधी जयंती का। 2 अक्टूबर के दिन फिर से बिहार में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस बार 35 से 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है कि यह जो टीकाकरण महाअभियान हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारा रहा है अधिकतम टीका देने का लगभग 33.5 लाख का, हम उससे भी आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से जो तैयारी चल रही है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अभी तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जरूर हम बढ़ने में सफल होंगे। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां जोरों पर है। टीकाकरण में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 17 सितंबर की तरह ही बेहतर और बेजोड़ प्लानिंग की मदद से बिहार एक बार फिर नया कीर्तिमान कायम करेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल खास मौकों पर मिशन को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है और खास दिन पर लोग भी उत्साहित रहते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन हुआ था, उस दिन करीब पूरे देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया था और 17 सितंबर के 33 लाख लोगों को वैक्सीन बिहार में दिया गया। और इस बार 2 अक्टूबर को अभियान के लिए चुना गया है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है और बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ का लक्ष्य तय किया था। अब बिहार अपने टारगेट से आगे बढ़ रहा है और यही रफ्तार रही तो बिहार 8 करोड़ लोगों को इस साल तक टीका लगा देगा। और कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीनेशन बेहद ही जरूरी है। चले बढ़ते अपने अगले खबर की ओर। दिल्ली में सार्वजनिक छठ घाटों पर इस साल भी छठ पूजा पर रोक को लेकर दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों में बेहद नाराजगी है। वे हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा करने की सरकार से अनुमति मांग रहे हैं। अपनी आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा समिति के लोगों ने आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा पर रोक लगाकर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार छठ व्रतियों और पूर्वांचल के लोगों के साथ बैर कर रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे दिल्ली में जो भी छठ समिति हैं वो नाराज हैं और आज दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर वो पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर से आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा है कि छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है और वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर पहुंचे हैं। मैं खुद छठ करती हूं, मैं भी पूर्वांचल छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूं, तो मुझे तो चाहिए सरकार से कि ऑर्डर दें और सबको एक जगह एकत्रित होने का दें। प्रोटोकॉल जब कोविड प्रोटोकॉल के अनुकूल करेंगे। मनोज जी, दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन पर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से रोक लगाई है,
तमाम छठ समिति के लोग आज आपसे मिले हैं, क्या कुछ एक निर्णय लिया है, किस तरीके से आप लोग आगे मांग रखेंगे? ये सरासर छठ व्रतियों के साथ और छठ पूजा के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब जबकि हमारे दिल्ली के मैक्सिमम लोगों को, बोलो 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, जबकि दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, साप्ताहिक बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, बसों में बैठना नॉर्मल हो चुका है, सिनेमा हॉल नॉर्मल हो चुके हैं। सिनेमा हॉल भी एक सीट छोड़ के मात्र चलने की आज़ादी दे दी गई, खोल दिया गया है। फिर ये छठ व्रत पे पूर्णतया बैन कैसे? आप प्रोटोकॉल बनाइए, कोरोना का प्रोटोकॉल बनाइए, तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की ये साजिश नज़र आती है। आज हमने सबका मंतव्य जान लिया, अब हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। अभी हमने लोगों को बोल दिया, आप मांगिए समय, कल का दें, परसों का दें। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जब बसों में लोग बैठ के सीट पे जा सकते हैं, मेट्रो खचाखच भरी है, तो फिर छठ पूजा को बैन क्यों? और हम उनसे बात करेंगे, अगर ज़रूरत वहाँ नहीं वो समझते हैं तो हमको आंदोलन तक भी जाना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि जो छठ समिति के लोग हैं उनकी इस मांग पर दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर तो समझिए, दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है और लोगों में इसे लेकर नाराजगी दिख रही है। दिल्ली में एहतियातन सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर रोक है। भीड़ को देखते हुए घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में छठ पूजा पर रोक है तो बिहार झारखंड में लोगों की भीड़ बढ़ेगी। चूंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, लिहाजा लोग बिहार की ओर रुख करेंगे। ट्रेन में लोगों की भीड़ बढ़ेगी। सतर्कता नहीं बरती गई तो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ेगा, और संक्रमण बढ़ेगा तो तीसरी लहर का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। कुछ राज्यों में अभी भी संक्रमण है और कई बार देखा गया है कि त्योहारों के मौके पर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ जाते हैं। बिहार सरकार ने त्योहारों को देखते हुए पहले से एहतियात बरतने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। त्योहारों के दौरान जुलूस, भीड़ को कंट्रोल करने को भी कहा गया है। और बिहार में पिछले कई दिनों से कोरोना के जो केस है वे ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है, नहीं तो संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? क्या धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि सासाराम से धर्मांतरण की सनसनीखेज खबर मिली है। सासाराम के शहरी इलाके में कुछ लोग घरेलू और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त से पहले पकड़े गए। सासाराम के नगर थाने में बैठे 5 लोग, 2 लड़कियां और 3 लड़के नाक नक्श बता रहे हैं कि ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं। ये लोग खुद को नेपाल के रहने वाले बता भी रहे हैं। इन 5 पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इन सभी को लश्करीगंज इलाके से पकड़ा गया है, जहां ये कुछ लोगों को ईसाई धर्म की जानकारी दे रहे थे। इनकी नजर खासकर घरेलू महिलाओं पर थी। मैं अभी सासाराम के लश्करीगंज मोहल्ले में हूँ और ये शहरी क्षेत्र है और इसी मोहल्ले में जो कुछ लोग आए थे, कुछ युवतियाँ आई थी, लगभग 5 की संख्या में आई थी और इसी मोहल्ले में आकर वो बात कर रही थी कि वो जो है जो अपने धर्म की प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। क्या बता रहे थे लोग? क्या बता रहे थे चाची? बतावत हम किताब ने पढ़ के बतावत रहन कि ऐसे करे के बाद वैसे करे के बाद ऐसे करिए, असमी सीन के करिए। आप का तो बतियात रहन जा, हमनी खाली अथी कैनी है, कल क्या हमनी के नहीं के बुझात। ये बात रहा है ईसा मसीह के बारे में। हाँ। तो क्या कहे आप? सुनत रही खाली। तो कौन, कितने लोग थे वो लोग? 2 ठो था। अच्छा, औरत लेडीज भी थी? हाँ, ये बोलत रही। आप मानिए और का तो कहत रहे, हम लोग समझ में नहीं आया। हाँ, तब क्या कहे किए आप लोग? हम लोग कुछ नहीं बोले कि क्या कहत रहे, हमको समझ में नहीं।
मतलब कितने लोग थे वो लोग? दो ठो, हाँ। एक लड़की और एक लड़का। लड़कियां पढ़त हैं। बहुत खुशी हुई हमको, आप लोग के जैसा हम ढूंढना चाहते हैं, मतलब फ्रेंड बनाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग उनसे बोले कि अच्छा लगा, हम लोग भी बोले कि अच्छा लगा आपसे मिलके, जितना आप लोग हो जाए उतना बोले हम लोग। क्या नाम है आपका? सोनम। तो इसी मोहल्ले में लश्करीगंज का ये मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में जो है वो लोग आए थे। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को की और बाद में ये जो मोहल्ले के लोग जो हैं वो लोग पुलिस के पास गए और वो सभी जो है उन लोगों को तत्काल पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये लश्करीगंज का मोहल्ला, जाहिर है लड़कियों का सहारा लेकर ये सभी लोग चालाकी से घरेलू महिलाओं को निशाना बना रहे थे। लश्करीगंज की तंग गलियों में ये धर्मांतरण का गुल खिलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब होते, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भनक लगी और इन सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लड़के और लड़कियां कन्वर्टेड हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पानी से परेशानी की। झारखंड के रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धिपीठ में दामोदर और भैरवी नदियों में तबाही मचाई हुई है। नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। दामोदर और भैरवी नदियां एक बार फिर गुस्से में हैं। दोनों नदियों में अचानक ऐसा तेज उफान आया कि मां चिन्मस्तिके मंदिर के वीआईपी गेट से लेकर मेन गेट की एक एक सीढ़ी डूब गई। मंदिर के आसपास सजी दुकानें तहस नहस हो गईं और वहां तक आने जाने का हर एक रास्ता डूब गया। ये देखिए कैसे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है भैरवी नदी और नदी के पानी ने रजरप्पा और गोला को जोड़ने वाले छिलका पुल का नामो निशान तक मिटा दिया है। जो दामोदर और भैरवी में विकराल रूप ले लिया है और जहां तक क्षति की बात है, दुकानदार अपना सामान नहीं उठा पाया है। लगभग दुकानों की सामान बह गई है। पिछले महीने ही भैरवी और दामोदर नदियों ने रजरप्पा में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन एक बार फिर जब से गुलाब चक्रवात ने जोर पकड़ा तब से उसके असर से उफनाई दोनों नदियां सब कुछ तहस नहस करते हुए बहने लगी। मंदिर का निचला हिस्सा पानी पानी हो गया और वहां खुली दुकानें तबाह और बर्बाद हो गईं। दोनों नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक कांपने लगे और मां छिन्मस्तिके से दोनों नदियों को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तकरीबन सैकड़ों दुकानें बह गई है, जिसमें दुकानदारों का रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है और छिलका पुल से करीबन 7-8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। गुलाब चक्रवात ने विश्व प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धिपीठ को अस्त व्यस्त कर दिया है। भैरवी और दामोदर जैसी नदियां सब कुछ बहाती हुई बह रही हैं और नदियों के रौद्र रूप से हर कोई कांप रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इधर बोकारो के चास में भी गुलाब तूफान के कारण कई घरों में पानी घुस गया, जिससे घर में रखा राशन बर्बाद हो गया। बोकारो के चास में गुलाब तूफान के कारण कई घरों में पानी घुसा है, जिससे घर में रखा राशन का सामान बर्बाद हो गया। चास नगर निगम वार्ड संख्या 32 के अभिमन्यु नगर में रहने वाले लोग परेशान हैं। घर में पानी भरा रहने के कारण एक परिवार रिश्तेदारों के घर में शरण लिए हुए है। हालांकि परेशानी ये भी है कि आखिर कब तक वो दूसरों के घरों में रहने को मजबूर रहेंगे। प्रॉब्लम यही है कि घर में कुछ खाने उने का भी नहीं है और नहीं रहने का जगह है। ठहरे हुए यहाँ पे बहन का घर है, उसी के यहाँ जाकर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कब तक दूसरा घर में बैठेंगे, अच्छा नहीं लगता है। पीड़ित परिवार के मुखिया राजीव ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बारिश के पानी में ऑटो के भी डूब जाने से कमाई का जरिया भी बंद हो गया। ऐसे में परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।